हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन। उसका आज हम चैप्टर 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं या जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनकी सारी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। आप अच्छे से क्लास को करिए और नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। चल देखते हैं। चैप्टर 2 जो है वो है आपका मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। इसके पहले हमने चैप्टर 1 में मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, हर चीजों को डिटेल में पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी क्यों और मूल्यांकन का महत्व क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मापन एक मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। कहने का मतलब ये है कि जो मापन है और मूल्यांकन है वो क्या है, शिक्षा प्रक्रिया की क्या है, एक धुरी है। यानी शिक्षा प्रक्रिया में मापन और मूल्यांकन बहुत ही मुख्य है, ठीक। यह सभी शैक्षिक प्रक्रिया जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधि, अधिगम, बच्चे एवं अध्यापक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। यानी आपका जो मापन और मूल्यांकन है वो जो भी शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें चाहे शिक्षा का उद्देश्य हो, जो शिक्षण की विधि है, अधिगम किस तरीके से हो रहा है, ठीक। तो वो बच्चे और अध्यापक को हर एक लेवल पे ठीक उसका मूल्यांकन करता है। है बात समझ में? मूल्यांकन और आवश्यकता का महत्व ये है, मूल्यांकन की आवश्यकता ये है कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ठीक, या जो भी शिक्षण विधि प्रयोग किया जा रहा है वो हर लेवल पे कैसे कार्य कर रहा है, ठीक। बच्चों का भी मूल्यांकन होता है, टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि टीचर किस विधि के द्वारा पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक। बच्चों का मूल्यांकन होता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता निम्न है। यानी कौन कौन सा महत्व है वो हम देखेंगे। पहला है आपका मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय को बच्चों ने कितना सीखा इसका पता चलता है। यानी जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो बच्चों ने कितना सीख लिया है, बच्चों को कितना वो चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि मापन और मूल्यांकन जो होता है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, अध्यापक जो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो विषय को पढ़ा रहा है, बच्चा उसको समझ आ रहा है कि नहीं, बच्चे को वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कौन सी विधि के द्वारा और अच्छे से पढ़ाया जाए कि बच्चा और समझ पाए, ठीक। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसके विषय को बच्चों ने कितना सीखा है इसका पता चल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके द्वारा बच्चे के विभिन्न विषयों की कमजोरी का पता चलता है तथा उन कमजोरी का पता चलता है और उन कमजोरी को अध्यापक द्वारा दूर उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। मापन और मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, बच्चों का ठीक क्या सीखा है, किस विषय में यानी किस सब्जेक्ट में वो वीक है, इन सब का पता चलता है, ठीक। पहले हम पता करेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी विषय में कमजोरी है या कौन कौन सी टॉपिक उसको नहीं समझ में आ रहे हैं, कौन सी चीजें उसको डिफिकल्ट लगती है। पहले हम कमजोरी पता करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अध्यापक क्या करेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा फिर उसको शिक्षा दी जाएगी। जैसे पहले आपके डॉक्टर क्या होते हैं, रोग का पता करते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है या इस व्यक्ति के अंदर कौन सी मतलब कि विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, क्यों इस तरीके से हो रहा है, तब वो बाद में उसका उपचार करता है। तो सेम यही चीज यहाँ पे होता है। मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में किस विषय की कमजोरी है, किस विषय में वो कमजोर हैं, कौन सी टॉपिक उनको ज्यादा टफ लगता है, ठीक, इन सब चीजों का हम पता करते हैं। उसके बाद उस कमजोरी को अध्यापक के द्वारा
उपचारात्मक शिक्षण द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है। आप लोगों ने अभी आप शिक्षण अधिगम में निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या, अच्छा सॉरी आप तो थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी सॉरी, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है ना। तो वो चीजें इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़े हैं वो सेकंड में काम दिया, सेकंड या थर्ड में। चीजें एक दूसरे से लिंक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप हर चीजों को डिटेल में पढ़िए। हर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे सुपर टेट के लिए, टेट के लिए और सी टेट के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, बच्चों के अंदर किस विषय की कमजोरी है या किस चीज में वो कमजोर है, कौन से टॉपिक उनको टफ लगते हैं, बच्चों की कमजोरी का हम पता करते हैं। उसके बाद उसी कमजोरी को अध्यापक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा वो दूर किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं तीसरा। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट वेट। चलिए देखिए, तीसरा है आपका, इसके द्वारा अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता के बारे में जान पाते हैं, जिससे वे अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यानी मापन और मूल्यांकन के द्वारा टीचर क्या करते हैं कि उनके द्वारा जो शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है या जो शिक्षण योजना बना रहे हैं, है ना, जैसे अब टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो कुछ न कुछ तो प्लान करके ही पढ़ा रहा होगा, है ना। और जिन शिक्षण विधियों का वो प्रयोग कर रहा है उसके बारे में वो क्या करता है कि वो मूल्यांकन करता है कि मैं जो विधि का प्रयोग कर रहा हूँ या मैं जो योजना बना के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के अंदर कितना प्रभाव डाल रहा है या ये चीजें बच्चों के लिए कितना बेनिफिट हो रहा है, वो इन सब चीजों का पता लगाता है। फिर अगर उसमें कोई भी मतलब कमी होती है या वो बच्चों को वो विधि या वो योजना कुछ कम मतलब कि सेट आ रहा है या कम समझ में आ रहा है वो विधि, तो क्या करेगा कि वो बच्चों के अनुसार वो फिर उन विधि में उस योजना में परिवर्तन करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को स्वयं मूल्यांकन द्वारा अपनी कमजोरी और गलतियों के बारे में पता चलता है। यानी जो बच्चे होते हैं वो अगर मूल्यांकन करते हैं यानी स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो उनकी उनको अपनी कमजोरी और गलतियों के बारे में भी पता चलता है। अब कैसे पता चलेगा, देखिए बच्चों को आपने डिक्टेशन बोल दिया, ठीक, यानी आपने डिक्टेशन बोल दिया, फिर आप बोलेंगे कि आप लोग स्वयं उस चीज को देखिए और मिलाइए। आप खुद अपने आप को मूल्यांकन करिए, अपने आप को खुद चेक करिए। तो बच्चा जब अपने आप को जब उस डिक्टेशन को देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ मैंने ये मात्रा गलत लगाया है या ये स्पेलिंग गलत लिखी है। बच्चे को अपनी कमजोरी के बारे में पता चलेगा, अपनी गलती के बारे में पता चलेगा, फिर वो उसको अच्छे से बेहतर जो है मॉडिफाई कर देगा, यानी फिर अपनी गलतियों को सुधार में परिवर्तित कर देगा। आई बात समझ में? कि वो हिंदी में वीक है कि इंग्लिश में वीक है ना, मात्रा कहाँ लग रही है, ये गलत है या फिर आपकी स्पेलिंग्स गलत है, हर चीजों का पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की योग्यता, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता व व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की योग्यता कितनी है, बच्चे की बुद्धि कितनी विकसित है, एक बच्चे की किस चीज में रुचि है, बच्चे की अभी क्षमता क्या क्या है, ठीक, और उसकी पर्सनालिटी कैसे क्या है, हम इन सब चीजों में क्या करते हैं, मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक, बच्चों की जो योग्यता है, जो भी बुद्धि है, जो भी रुचि है, अभिक्षमता है और व्यक्तित्व है, उसके अनुसार हम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक, आप अगर किसी बच्चों को मान लीजिए आप किसी बच्चे को
ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ठीक। पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है कि पहले बच्चे का आप मापन और मूल्यांकन करिए कि बच्चे को क्या क्या आता है, बच्चा किसमें वीक है, ठीक है। बच्चे को किस सब्जेक्ट में डर लगता है, या बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जो है वो कितना है, वो जिस क्लास में गया है उसको वो पढ़ने के लिए कितना योग्य है, ठीक, या उसको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि पिछली वाली जो क्लास है उसमें वो ढंग से नहीं पढ़ा है तो आज की जो अभी प्रेजेंट वाले क्लास में गया है उसको वहां पे प्रॉब्लम हो। पहले आप बच्चे का क्या करेंगे, मापन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, फिर आप बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं। आज के समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, टेट, सीटेट, एसटेट यानी सुपर टेट तथा प्रवेश परीक्षा जो बीएड का आयोजन करने के साथ ही बच्चे की योग्यता, कुशलता, गुण दोष की जांच करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में, ठीक, जैसे मान लीजिए जो नौकरी के लिए क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, है ना। जैसे टेट सीटेट तो क्वालिफाई करने के बाद जो है बच्चा दूसरे जो जॉब वाली वैकेंसीज होती है उसमें वो क्या होता है कि एलिजिबल होता है, तब जाके अगर आप बच्चा टेट और सीटेट क्वालिफाई है तब वो जाके आपके आपके सुपर टेट का एग्जाम दे सकता है ना। तो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो भी हैं, ठीक, प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं यानी जो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ठीक, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इन सब के द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चे की क्या योग्यता है, बच्चे की किस चीज में कुशलता है, बच्चे का गुण क्या है, दोष क्या है, इन सब का जांच करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता व महत्व निम्न है। क्या क्या महत्व है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका शैक्षिक स्तर की जांच करना, यानी मूल्यांकन की जो प्रशासनिक आवश्यकता या महत्व है उसमें सबसे पहले ये है कि हम बच्चे की या व्यक्ति की शैक्षिक स्तर यानी जो शिक्षा का लेवल है वो हम जांचेंगे, ठीक है। तो अगला है आपका विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, ठीक है। यानी हम मूल्यांकन करेंगे और फिर उसको क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा दूसरी क्लास में अगर जाता है या बच्चे एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है कि उनका वहां पे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। मान लीजिए आप फिफ्थ फाइव तक किसी स्कूल में पढ़े थे, अब जब आप सिक्स में जाएंगे तो स्कूल में क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है कि बच्चा सिक्स क्लास में जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, बच्चे का जो ज्ञान है वो सिक्स क्लास के लिए है कि नहीं, या सिक्स क्लास में जाने के लिए वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसके मतलब वो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, अगर उसमें उसके मार्क्स कम आते हैं जितना आपको सिक्स क्लास में जाने के लिए चाहिए होता है तो ठीक है, ठीक। अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो ठीक है, अगर मार्क्स कम आते हैं तो बच्चे का क्या होता है, फाइव ही क्लास में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन, यानी आपकी जो प्रशासनिक आवश्यकता है मूल्यांकन की, इसके द्वारा क्या होता है, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया हो गई, चाहे वो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल या फिर गवर्नमेंट में जो भी कर्मचारियों का चयन होता है वो आपकी प्रशासनिक के द्वारा ही होता है, यानी आपके प्रशासन के द्वारा ही एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि व्यक्तियों का चयन किया जाता है और फिर उनको जो है वो जॉब दे दी जाती है ना। एग्जाम्स कराए जाते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो जो बच्चा क्वालिफाई होता है फिर उसको वो जो है सीट्स दे दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका कक्षा में बच्चों का वर्गीकरण में, एक सैनिकों की नियुक्ति में, यानी मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है कि कक्षा में बच्चों को हम वर्गीकरण यानी क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। बच्चों का वर्गीकरण का मतलब ये है कि जो क्लास में बच्चे हैं उनमें हम मूल्यांकन के द्वारा ये जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना बेटर है, ठीक है।
चलिए, सैनिकों की नियुक्ति में अब जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, तो ये प्रशासन के द्वारा ही तो लाई गई है ना? तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जो बच्चा एलिजिबल होगा उसको सैनिक यानी यूपी पुलिस में या फिर अदर जो भी आर्मी वगैरह एग्ज़ाम है, उसमें उनको पोस्ट कर दिया जाएगा ना, मतलब उनको पोस्ट वो दे दी जाएगी। एग्ज़ाम कराएँगे, एग्ज़ाम क्वालीफाई होने के बाद बच्चे जो है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, ठीक? चलिए। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन यानी शिक्षा का हो गया या व्यवसाय हो गया, इन सब में भी आपका जो है आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन का। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो व्यक्तिगत क्या होता है, पर्सनली, ठीक। इंसान अपना व्यक्तिगत जो भी चीजें हैं उसका मूल्यांकन करके भी उसका उपचार कर सकता है, ठीक। अगला है आपका अध्यापक एवं शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन यानी क्या होता है कि टीचर्स का भी आपका मूल्यांकन किया जाता है, उनकी जो शिक्षण पद्धति है वो किस शिक्षण पद्धति का यूज कर रहे हैं उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण में सुविधा क्या होता है कि मूल्यांकन करते हैं हम, फिर उसके बाद शिक्षा में जिन जिन चीजों की उपलब्धता होती है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, फिर वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में अभिप्रेरणा यानी बच्चों को मोटिवेट भी किया जा सकता है, कैसे? आप उनका मूल्यांकन करेंगे, उनके अंदर अगर कोई कमी पाई जाती है तो आप क्या करेंगे, उनको उस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप बच्चे, आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, आप और अच्छा भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, मूल्यांकन करेंगे उसके द्वारा आप क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम देखेंगे मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, ठीक। मूल्यांकन की आवश्यकता बच्चों, अध्यापक, अभिभावक और समाज सभी को होती है। ये जो मूल्यांकन होता है ना, वो सिर्फ बच्चों और अध्यापक के लिए ही नहीं होता है, बल्कि आपके सॉरी बच्चे अ, मूल्यांकन की जो आवश्यकता है वो सिर्फ बच्चे और अध्यापक के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके अभिभावक यानी पेरेंट्स के लिए भी होता है, समाज यानी सोसाइटी के लिए भी होता है। तो जो आपका मूल्यांकन होता है वो बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए, अभिभावक और समाज सभी के लिए होता है। आई बात समझ में? वन बाय वन हम सबका मूल्यांकन पढ़ेंगे कि बच्चों के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, अध्यापक के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, अभिभावक के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो चीजों को हम वन बाय वन अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं अब आप, बच्चों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। तो पहला है आपका, बच्चों को अपनी अच्छाई और कमियों का पता चलता है यानी मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में कौन सी अच्छाई है, ठीक, किस चीज की कमी है, उसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक। बच्चे के अंदर किस सब्जेक्ट की मतलब नॉलेज कम है, या बच्चे का किस सब्जेक्ट में जो है वीक है, किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, इन सभी चीजों का पता आपके मूल्यांकन से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना का उदय होता है, जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में स्पर्धा की भावना तो हो, लेकिन उन बच्चों में एक दूसरे के अंदर क्या हो, जेलसी की भावना ना उत्पन्न हो। हाँ, यानी बच्चों में क्या होता है, जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप बताएंगे कि इस बच्चे ने मैथ्स के इतने अच्छे क्वेश्चंस, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसके मार्क्स ज्यादा है। तो जो अदर बच्चा होगा उसको लगेगा कि अरे मेरे तो इतने कम है, मैं भी अगली बार क्या करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि मैं इससे भी ज्यादा नंबर ले आऊंगा। तो ये हुआ ना स्पर्धा की भावना। तो वही कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में स्पर्धा की भी भावना का उदय होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है यानी मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, बच्चे को आप बच्चे का आप मूल्यांकन करेंगे, ठीक, उसी के बेस पे आप क्या करेंगे, बच्चे को मतलब आपके जो है पुरस्कृत भी किया जाता है यानी अवार्ड भी दिया जाता है। मान लीजिए कोई क्लास है और उसमें आपने क्या किया, टेस्ट लिया, ठीक, और जिस बच्चे के मार्क्स
सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं, या आपने कोई एक्टिविटी कराई, कोई गेम कराया, ठीक है, कोई भी आपने छोटा मोटा कंपटीशन रखा, उसमें आपने क्या कराया कि फिर बच्चों का मूल्यांकन किया। जो बच्चा सबसे बेटर होता है फिर उसको क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, यानी उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उनको अगर हम मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट नहीं, अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उनको डांटिए नहीं, को आप कुछ कहिए नहीं, बल्कि उनको मोटिवेट करिए कि आपके इतने कम नंबर आए हैं, फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो और इससे अच्छा आ सकता है। तो ये क्या है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? तो ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है, पेरेंट्स की होती है कि बच्चों में आत्मविश्वास अच्छे से उनको, मतलब उनको इतना मोटिवेट करे कि बच्चों के अंदर खुद आत्मविश्वास का जो गुण है उस चीजों का विकास हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को अपनी प्रगति की जानकारी होती है। मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि बच्चे को उनकी क्या प्रोग्रेस है, वो पहले कितना आता था उनको, अब कितना आता है, अब उनकी नॉलेज क्या है, इन सब चीजों की जानकारी होती रहती है। ठीक, यानी बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो सब चीजों की जानकारी होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। अभी हमने बच्चों के लिए पढ़ा, अब हम अध्यापक के लिए पढ़ेंगे। तो पहला है आपका, अध्यापक को अपनी शिक्षा की योजना, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के उपकरणों की सफलता व असफलता का ज्ञान होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अध्यापक जो पढ़ा रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, उसकी शिक्षा की क्या योजना है, ठीक, शिक्षण की कौन कौन सी जो विधियां हैं, शिक्षण के जो उपकरण है, वो चीजें कितनी सफल है, यानी कितनी सक्सेस है, कितनी असफल है, इन सब चीजों का वो ज्ञान उसको होता है। फिर वो अपना जो भी असफलता होता है उसको कुछ चेंज कर लेता होगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक को बच्चे की उपलब्धि का ज्ञान होता है। मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, अध्यापक को ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना जो है अच्छा है पढ़ने में, या किस बच्चे के ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सा बच्चा वीक है, मैथ में कौन सा बच्चा अच्छा है, किस बच्चे को मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीजों का जो है अध्यापक की मूल्यांकन करने की आवश्यकता जो पड़ती है, इससे ये लाभ हो जाता है। अगला है आपका, अध्यापक बच्चों की सहायता कर पाते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, जब मूल्यांकन होता है तो अध्यापक को पता चलता है कि हाँ, बच्चों में ये जो है कमियां हैं, या उनको इन इन सब्जेक्ट में डर लगता है, या तो क्लास का ये बच्चा इसमें वीक है, ये टॉपिक बच्चे को वहां नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया। तो उससे क्या होता है कि अध्यापक बच्चों को अच्छे से और पढ़ा सकता है और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश वो करता है। ठीक, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अभिभावक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी पेरेंट्स के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका, अभिभावक को अपने बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता हो। मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उसका जो बच्चा है वो एक्चुअली में किस कंडीशन में है, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं, या तो फिर वो टाइम जो है वो बर्बाद कर रहा है ना। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेरेंट्स ये मूल्यांकन करे कि जो बच्चे हैं उनकी, ठीक, वो कितना फोकस कर रहे हैं अपने स्टडी पे, वो कहीं फालतू चीजों में तो नहीं लगे हैं, है ना? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके अभिभावक की। तो जब अभिभावक मूल्यांकन करते हैं तो उनको अपने बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक को बच्चे की योग्यता, रुचि व गुण का पता चलता है। कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक को बच्चे की क्या योग्यता है, बच्चे की किस चीज में इंटरेस्ट है, या बच्चे के अंदर कौन सा गुण है, इन सब चीजों का पता चलता है। आगे देखते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की कमियां
पता करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। यानी अभिभावक जो होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे के अंदर जो कमी होती है उनको पता करता है, फिर उनको दूर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं, है ना? वो सिर्फ मतलब कि पेरेंट्स के सामने बुक खोल के बैठ जाते हैं, या वो मतलब कि पेरेंट्स की आंखों में सिर्फ धूल झोंकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, और बाकी वो अदर चीजों में इंटरेस्ट रहते हैं। तो इन सब चीजों को अभिभावक को, यानी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा एक्चुअली में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक, तो और बच्चों के अंदर कौन कौन सी कमी है, इन सब चीजों का पता करता है, और पता करना और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करना अभिभावक के द्वारा, ये मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता है, यानी मूल्यांकन की शिक्षा अनुसंधान में क्या आवश्यकता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, यानी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा के द्वारा ही हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत बदतमीज प्रवृत्ति के होते हैं, है ना? उनको बड़े से बात करने का मैनर तक नहीं होता है। ठीक, उनके अंदर इतनी रूडनेस होती है कि उनको लगता है कि सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही करेक्ट है। तो इन सब चीजें, ये सब जो उनकी गलत व्यवहार है, उनके द्वारा क्या होता है कि ये शिक्षा के द्वारा ही जो है हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक, उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं जो स्वयं और समाज के दृष्टि से उपयोगी हो। यानी बच्चों के अंदर आप ऐसे व्यवहार को, मतलब उनका जो बिहेवियर है उनको ऐसे चेंज करिए जो कि स्वयं के लिए, यानी आपके लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो। कुछ बच्चे होते हैं इतने बदतमीज प्रवृत्ति के होते हैं कि उनके अंदर बोलने के मैनर भी नहीं होते हैं, वो अपने मम्मी पापा से ही ढंग से बात नहीं करते हैं, तो वो सोसाइटी में क्या बात करेंगे, है ना? तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा के द्वारा आप बच्चों के अंदर अच्छे बिहेवियर का जो है चेंजिंग ला सकते हैं, जिससे क्या होता है आपके लिए वो लाभदायक हो सकता है, समाज के लिए भी लाभदायक हो सकता है ना? और उसके बाद मापन का उद्देश्य बच्चों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना ही नहीं, इसका लक्ष्य प्रणाली में सुधार करना भी है। यानी मापन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया, बल्कि ये भी है कि वो अपने सोसाइटी में कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी चीजें हैं वो कैसे वहां पे बिहेव वो कर रहा है। चीजें आप शिक्षा के द्वारा सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब वन बाय वन हम ये देखेंगे कि जो आपके मतलब बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो वन बाय वन हम ये पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि मापन का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना ही नहीं, यानी मापन का जो उद्देश्य है सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे ने जितना ज्ञान अर्जित किया है उसी भर का आप मूल्यांकन करें, सिर्फ यही तक नहीं सीमित है, बल्कि बहुत सारे लक्ष्य हैं। अब कौन कौन से हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला है आपका, बच्चों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। ठीक, मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। बच्चों में आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है, और बच्चों को अपनी प्रगति की जानकारी होती रहती है। आप ध्यान दे रहे होंगे तो चीजें यहाँ पे रिपीट हो गई है ना? यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो चलिए, अभी हमने देखा अध्यापक के लिए मूल्यांकन, अभिभावक के लिए। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, वो पेज अगेन रिपीट हो गया है। तो ये मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता हम पढ़ रहे थे। पहला है आपका, देखिए शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन के निम्न महत्व है। तो पहला है आपका, पाठ्यक्रम में परिवर्तन और सुधार करने के लिए, यानी आपके शैक्षिक अनुसंधान जो एजुकेशन आपका है उसमें आप क्या करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा सिलेबस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, अगला है आपका, नवीन शिक्षण विधियों को खोजने में, यानी जो आपकी शिक्षण विधियां चल रही हैं आप मूल्यांकन के द्वारा पता कर सकते हैं कि अच्छा ये विधियां बहुत पुरानी हो गई हैं, बच्चे के ऊपर ये विधि मतलब काम नहीं कर रही है, इन विधियों के द्वारा बच्चे कम समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मूल्यांकन के बाद आप नए शिक्षण विधियों को खोजने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक, अगला है आपका, विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने में। जब मूल्यांकन होगा तो
जाहिर सी बात है, जब मूल्यांकन होगा तो कुछ गुण भी आएगा, कुछ दोष भी आएगा। तो उस समय क्या होता है कि कुछ अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी खोजने में, ठीक। अगला है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में, यानी जो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें नए नए उद्देश्यों को भी निर्धारित करने में आपका शैक्षिक अनुसंधान में ये जो मूल्यांकन है इसका ये महत्व है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। आज जो हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ा है, कल जो है आपका चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। और ये जो होगा ना, ये आपकी कल मे बी लास्ट क्लास तो नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा लेंदी है। तो चलिए, आगे कल हम पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको इन एग्जाम के टाइम ज्यादा दिक्कत ना हो। क्विक रिवीजन के लिए भी बढ़िया ही रहता है, बाकी नोट्स तो आपको प्रोवाइड की ही जाएंगी। चलिए ठीक है, क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।